स्वागत है आप सभी का मास्टर इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और अभी तक हम लोग बेसिक इंग्लिश पर ही बात कर रहे हैं। पिछले के दो वीडियोस में हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को समझने की कोशिश किए। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में ऑब्जेक्ट को समझने की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे आज हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें, एक सेंटेंस जो बनता है वो सब्जेक्ट और आपका वर्ब से बनता है ना। एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब जब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है तो आपको आगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्दों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप अदर वर्ड्स की भी बात कर सकते हैं। तो देखेंगे एक सेंटेंस बनने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब काफी होता है, लेकिन जब ये दोनों मिलकर कंप्लीट सेंस नहीं दे पाए तो आपको आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स जैसे शब्दों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से समझेंगे और एक बात, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर हम लोग पिछले वीडियो सेशन में बात कर चुके हैं। अगर आप इन दोनों को मिस कर दिए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मैं कुछ बातें लिखना चाहूंगा। वो क्या, सबसे पहले तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले आपने देखा पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये किसी प्रेडिकेट का पार्ट होता है यानी अंश होता है। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने ये समझा है कि एक सेंटेंस जो होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद का ही हिस्सा जो होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। यानी आप वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स की बात करें तो ये एक प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो आप ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक प्रेडिकेट का ही तो भाग है ना, जिसको हम लोग यहाँ देखें। चलिए ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोग दूसरी बात करें तो ऑब्जेक्ट को लेकर दूसरी बात ये कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव्स द एक्शन। वो किसी एक्शन को यानी कार्य को रिसीव करता है, डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को है ना रिसीव करता है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को जो रिसीव करता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये दो बातें ऑब्जेक्ट को लेकर आप देखिए। तीसरी बात यहां से हम लोग देखेंगे एक ऑब्जेक्ट के बारे में। एक ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट यानी somebody, something। आप देखेंगे somebody की बात करें या something की बात करें, somebody यानी कोई व्यक्ति या वस्तु। हम लोग सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु की ही तो बात कर रहे होते हैं। तो यहां देखेंगे somebody, something that an action is acted upon। अब हम लोग देखें तीसरी बात, यहाँ ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोग क्या देख रहे हैं, somebody, something यानी कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके ऊपर कोई एक्शन किया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी ऑब्जेक्ट के लिए और एक बात आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके ऊपर कोई एक्शन किया गया हो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये तीन बातें आप ऑब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटेंस में पहचानने की बात करें तो आप इन तीन बातों को लेकर आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखें, एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई टीच यू, है ना। एक सेंटेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये टीच क्या है, वर्ब है, और आगे ये देखेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है या अदर वर्ड्स है। उसको पहचानने की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा कि रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि कोई एक्शन करता है ना, और उस एक्शन को जो रिसीव करेगा वही तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है ना। सब्जेक्ट एक एक्शन यानी टीच कर रहा है, पढ़ाने की बात कर रहा है। तो वो एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, यू। यानी यू जो है इस सेंटेंस का क्या है, इस सेंटेंस का
ऑब्जेक्ट है। तो एक बात आप यहाँ से देखिए। दूसरी बात यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, somebody या something, है ना, कोई व्यक्ति या वस्तु होगा जिसके ऊपर, है ना, कोई एक्शन किया जाएगा, जिसके ऊपर कोई एक्शन किया जाएगा। आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आई टीच, है ना, आई एक एक्शन कर रहा है, वो किसके ऊपर किया जा रहा है, यू के ऊपर। तो कोई व्यक्ति वस्तु जिसके ऊपर कोई एक्शन किया जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर आप एक व्यक्ति देख रहे हैं जिसके ऊपर कोई एक्शन किया जा रहा है, यानी ये क्या है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो आप इन दो तरीकों से किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब देखेंगे एक शॉर्टकट तरीका भी है जहां से आप ऑब्जेक्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या, आप व्हाट या whom से क्वेश्चन करेंगे, है ना, आप व्हाट या whom से क्वेश्चन करेंगे। अगर व्हाट या whom का आंसर मिलता है तो वो आंसर ही आपका क्या होगा, वो व्हाट या whom का जो आंसर मिलेगा वो आंसर ही आपका क्या होगा, उस वर्ब का या उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो देखेंगे ये व्हाट या whom जो है क्वेश्चन करना है, तो किससे क्वेश्चन करना है, सेंटेंस के वर्ब से क्वेश्चन करना है। अब देखेंगे आई टीच यू, ठीक है, लिखा हुआ आई टीच यू। तो यू यहाँ देखेंगे क्या है, कोई पर्सन है ना। तो यहाँ देखेंगे व्हाट की अगर बात करें हम लोग, तो व्हाट जो है वो किसी थिंग के लिए हम लोग व्हाट के मदद से क्वेश्चन करेंगे, किसी थिंग के लिए व्हाट की मदद से क्वेश्चन करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, तो हम लोग whom के मदद से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे यू की बात करें तो कोई व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं, यानी whom की मदद से क्वेश्चन करेंगे। आई टीच whom, आई टीच whom, आंसर क्या मिलेगा, यू, यानी हम लोग यहाँ whom से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और whom का आंसर क्या मिल रहा है, यू। तो यू इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, या इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये देखा। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। इन दो बातों के ऊपर आप ध्यान देकर ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, या आप वर्ब में ही व्हाट या whom से क्वेश्चन करके भी ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर और कुछ बातें करें तो कुछ और समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पहचानने की बात की कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन अब देखेंगे ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई एक वर्ड भी हो सकता है, या वो कोई एक फ्रेज भी हो सकता है, या वो कोई एक क्लाउज भी हो सकता है ना। यानी वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है और कोई क्लाउज भी हो सकता है। जैसे कि सब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा था, वाक्य का सब्जेक्ट भी कोई वर्ड हो सकता है, या फ्रेज हो सकता है, या क्लाउज हो सकता है। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे एक ऑब्जेक्ट भी कोई वर्ड हो सकता है, फ्रेज और क्लाउज हो सकता है। इसकी बात करें तो वर्ड को लेकर हम लोग समझ चुके हैं कि वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, क्लाउज क्या है। ये पहले वीडियो लेक्चर में ही हम लोगों ने समझा है। तो आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और मैं यहाँ अभी फिलहाल कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है आई हेल्प यू। तो यहाँ पर देखेंगे यू इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, जो क्या है, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है ना। यू इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो आपको दिखाई दे रहा है एक वर्ड के रूप में। नेक्स्ट हम लोग फ्रेज की बात करें तो लिखा हुआ है आई नो द ऑनेस्टी ऑफ दैट गर्ल। हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेज मतलब वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश, जो शब्दों का एक समूह होता है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, ये आपको वर्ब दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा शब्द समूह जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है ना। आई नो व्हाट, आई नो व्हाट, देखेंगे व्हाट के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका जवाब भी मिल रहा है। आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, तो द ऑनेस्टी ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की के ईमानदारी को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि
वो लड़की ईमानदार है, आप इसकी बात कर रहे हैं। आई नो द ऑनेस्टी ऑफ दैट गर्ल। तो यहाँ पर देखेंगे द ऑनेस्टी ऑफ दैट गर्ल, ये क्या है, इस वर्ब का आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और ये एक फ्रेज के रूप में आपको दिखाई दे रहा है ना, एक फ्रेज के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्लाउज की भी बात करेंगे, तो देखेंगे जैसे लिखा हुआ आई नो दैट द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हुआ, और अगर आप देखें आई नो व्हाट दैट द अर्थ इज राउंड, ये पूरा का पूरा आपका क्लाउज क्या बना हुआ है, वाक्य का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आई नो व्हाट, मैं जानता हूं क्या, कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर व्हाट का क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है और आंसर क्या है, दैट द अर्थ इज राउंड, यानी ये पूरा का पूरा क्लाउज ही इस वाक्य का क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो आपने ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और कोई क्लाउज भी हो सकता है। चलिए ऑब्जेक्ट को ही लेकर हम लोग कुछ और बातें करें, आगे बढ़ेंगे। तो अब देखेंगे एक ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है ना, या कोई नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन कर सकता है, कोई नाउन, प्रोनाउन या कोई नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सारे शब्द या शब्द समूह आप कहें तो क्या बन सकता है, वो आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो देखेंगे ये सारे ही तो आप सब्जेक्ट में भी देख रहे थे, यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो भी कोई नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या कोई नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो हम लोग यहाँ से ये समझे कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, वो बनने का काम कौन कौन करता है, कोई नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है या कोई नाउन इक्विवेलेंट बनता है। तो यहाँ से आपने ये देखा। तो अब देखेंगे नाउन इक्विवेलेंट में आप समझ चुके हैं कि कोई जेरेंड, इंफिनिटिव या एक नाउन क्लाउज नाउन इक्विवेलेंट कहलाता है, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ फिर से देखेंगे कि सब्जेक्ट भी नाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन, सब्जेक्ट भी प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन, है ना। तो अब समझेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की बात कर लें। तो चलिए देखें, अगर हम लोग नाउन की बात करें या नाउन इक्विवेलेंट की बात करें, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को लेकर हम लोग देखें तो इसका जो सब्जेक्टिव रूप आप देखेंगे, सब्जेक्टिव रूप यानी सब्जेक्ट के रूप में जो आप देखेंगे, और इसका जो ऑब्जेक्टिव रूप आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जो आप देखेंगे, तो किसी भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात कर लें तो वो समान होता है यानी इक्वल होता है। जैसे कि हम लोग देखें, अगर राम सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं तो राम को आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। यदि आप श्याम सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं तो श्याम को आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। जैसे कि चलिए सेंटेंस देख ले, लिखा गया है राम हेल्प्स श्याम। अब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये राम क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है, ये हेल्प क्या है, इस वाक्य का वर्ब है, और ये श्याम क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर देखिए राम सब्जेक्ट बना हुआ है, श्याम ऑब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन अब चलिए देखिए, हम लोग चाहें तो श्याम को भी सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये यहाँ सब्जेक्ट, इसको अपना वर्ब दे दें हेल्प्स, और चलिए एक ऑब्जेक्ट भी लगा दे राम, है ना। राम हेल्प्स श्याम, श्याम हेल्प्स राम। तो अब देखेंगे श्याम को सब्जेक्ट के रूप में लिखे तब भी श्याम ही दिखा, राम को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे तब भी राम ही दिखा। यानी कोई नाउन सब्जेक्टिव रूप में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव रूप में भी हो सकता है, और उनका रूप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में नहीं बदलता है, वो समान रहता है ना। एक नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप कैसा होता है,
समान होता है, इक्वल होता है, वो नहीं बदलता है। लेकिन प्रोनाउन की अगर हम लोग बात करें, चलिए प्रोनाउन को लेकर हम लोग देखेंगे। प्रोनाउन को लेकर अगर हम लोग देखें तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप जो होता है वो समान नहीं होता है। प्रोनाउन का एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप देखें तो वो क्या होता है, अलग अलग होता है। उसको समझें। जैसे देखेंगे अभी तक हम लोग पर्सन को पढ़ कर आए हैं, तो पर्सन में देखेंगे आई आपका सब्जेक्टिव रूप है। वही देखेंगे आई का अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप देखें, यानी आई को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना चाहें तो क्या आई लिख सकते हैं? नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई का ही ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, मी। उसी तरह देखेंगे अगर हम लोग बात करें वी की, तो वी को यदि हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना चाहें तो क्या वी लिख सकते हैं? नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, अस। उसी तरह हम लोग देखें अगर यू को आप ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना चाहें तो क्या यू लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। यू की अगर बात करें तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, समान होता है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, समान होता है ना। आप इनको लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ही की अगर बात करें तो ही को यदि ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना चाहे तो ही लिख सकते हैं? नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा। वहीं देखेंगे अगर सी की हम लोग बात करें तो सी को ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हम लोग सी लिख सकते हैं? नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, हर लिखना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम लोग ईट की बात करें तो क्या ईट को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में ईट लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईट का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रूप समान होता है। ठीक है, तो आपने ये देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आपको एक शब्द और दिखाई देता है दे। तो दे की अगर हम लोग बात करें तो क्या दे को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में दे लिख सकते हैं? नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखना होगा, वो क्या होता है, देम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप अलग अलग होता है, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप एक ही आप यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, गलत होता है। जैसे कि चलिए एक सेंटेंस लिखें, लिखा गया है सी लव्स ही। एक सेंटेंस आप देख रहे हैं सी लव्स ही। अब यहाँ पर समझिए ये आपका वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो देखिए सी की बात करें तो एक प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट बना हुआ, यानी सब्जेक्टिव केस में सी की बात करें तो सी सब्जेक्टिव केस ही है, यानी सब्जेक्ट बन सकता है। तो सी यहाँ अपनी जगह सही है। वर्ब और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ ही का प्रयोग किया गया, यानी एक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। और प्रोनाउन की बात करें तो ही क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, यानी ये सब्जेक्ट बनेगा। अगर ही को हम लोगों को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना हो तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप यानी हिम लिखना चाहिए, यानी आपको यहाँ ही नहीं क्या होना चाहिए था, हिम होना चाहिए था, है ना। तो ये चीज ही बोला गया कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप अलग होता है, ऑब्जेक्टिव रूप अलग होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रूप अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इसके लिए एक बात लिख सकते हैं, वो क्या, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यानी जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, है ना। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के रूप में कभी यूज नहीं किए जाते हैं, यानी ये रूप जो प्रोनाउन के ये रूप हैं, इनको आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इनका अपना ऑब्जेक्टिव रूप आपको लिखना चाहिए। तो ये चीजें आप देख रहे हैं। चलिए ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोग इतनी सारी बातें देखे, कुछ और बातें करेंगे। अब चलिए ऑब्जेक्ट को ही अब हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो अब देखेंगे ओनली वर्ब एंड प्रीपोजिशन कैन टेक ऑब्जेक्ट्स। अब समझिएगा
ऑब्जेक्ट को ही और डिटेल में हम लोग लेकर चलेंगे। तो अब क्या देख रहे हैं कि केवल वर्ब और जो प्रेपोजिशन होता है वही ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अदर वर्ड्स और कोई वर्ड्स की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट लेने का काम नहीं करता है। तो उसको समझेंगे यहाँ वो कैसे। तो देखिएगा, अगर हम लोग देखें तो कोई वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है या कोई प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है। अगर इन दोनों के अलावे किसी और शब्द की बात करें, अदर वर्ड्स की बात करें, तो वो ऑब्जेक्ट लेने का काम नहीं करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे लिखा गया है ही रोट अ लेटर, तो यहां देखेंगे ये वर्ब है और ये वर्ब अपने बाद क्या ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। फिर से देखेंगे ही laughed at me। अब देखेंगे यहाँ जो ये प्रेपोजिशन आप देख रहे हैं वही क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ले रहा है। यानी देखेंगे कोई प्रेपोजिशन या वर्ब क्या करता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लेने का काम करता है। तीसरा कोई भी ऑब्जेक्ट लेने का काम नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी और मैं बात को बढ़ाना चाहूंगा और उसको बताना चाहूंगा। वो क्या, देखिए अब हम लोगों ने देखा कि कोई वर्ब या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेने का काम करता है। लेकिन अब चलिए हम लोग वर्ब के ऊपर थोड़ी सी और बात कर ले। अभी तक हम लोग समझते हुए आए हैं कि एक वर्ब जो होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग देखें एक ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो वो किसी मेन वर्ब की सहायता के लिए आता है। ये चीज हम लोग पढ़े, किसी मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो एक ऑक्सिलरी वर्ब किसी मेन वर्ब की सहायता करता है, उसकी हेल्प करता है, या वो खुद मेन वर्ब बनकर भी आ सकता है। ये चीज हम लोग देखें। लेकिन एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा हो या मेन वर्ब का काम कर रहा हो, है ना, अपने आप में ये ऑब्जेक्ट लेने का काम नहीं करता है। याद रखेंगे, एक ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ना। एक ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप यदि किसी शब्द को देखते हैं, नाउन प्रोनाउन को देखते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वो कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। आप उनको अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं, या अदर वर्ड्स क्या होते हैं इनको भी हम लोग आगे समझने की बात करेंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख दूं, लिखा गया है आई एम अ टीचर। यहाँ देखेंगे आई एम अ टीचर। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, है ना। ये इस सेंटेंस का क्या है, वर्ब है। आप देखेंगे इसके बाद जो आप इस नाउन को देख रहे हैं ये क्या है, क्या इसे आप ऑब्जेक्ट कहेंगे, नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब देखेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स क्या होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर लेकर आऊंगा, तो उसको जरूर देखिएगा, है ना। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तो चलिए ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। अब देखिए वर्ब दो हिस्सों में बटा होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है और दूसरा मेन वर्ब। तो ऑब्जेक्ट लेने का काम जो करता है वो कौन करता है, एक मेन वर्ब करता है ना। ऑब्जेक्ट कौन लेता है, एक मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है। इसका ख्याल रखेंगे, है ना। यहाँ मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है, अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट ले रहा है तो उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। और आप देखेंगे ऐसा भी होता है कि कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ना, वो खुद कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, तो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिएगा आपको बोला गया था कि वर्ब अलग अलग तरीके से बटा होता है। कोई डायनेमिक होता है, स्टेटिव होता है ना, फिनाइट होता है, नॉन फिनाइट होता है। उसी तरह ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखेंगे वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है ना। तो हालांकि मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप उसको जरूर देखेंगे, है ना। फिलहाल हम लोग ये बता दिए यहाँ पर
कि वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज और समझ पाए कि ऑब्जेक्ट लेने का काम कौन करता है, सिर्फ मेन वर्ब करता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं करता है ना। तो यहाँ से कुछ और बातें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट को और डिटेल में लेकर चलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। किन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स के अगर टाइप्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट आपको दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा। एक को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसको समझने से पहले फिर से मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा और कुछ समझाना चाहूंगा ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। वो क्या समझिए, है ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए सेंटेंस जो बनता है वो अभी तक आप समझ गए हैं कि किसी सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है ना। सब्जेक्ट और वर्ब क्या करता है, सेंटेंस बनाता है। लेकिन ये भी जाने कि एक सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग रखता है। सेंटेंस कौन होता है, जो कंप्लीट मीनिंग रखता है। लेकिन देखेंगे जब सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है तो आगे आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स जैसे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। देखेंगे मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब जब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता तो आपको ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड जैसे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट पर ही ख्याल रखेंगे। तो देखिए एक वर्ब जो है वो क्या कर सकता है, कंप्लीट मीनिंग लेने के लिए ऑब्जेक्ट ले सकता है। लेकिन अब ये देखेंगे कि यदि सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तब वो ऑब्जेक्ट लेगा क्या, तब वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, है ना। लेकिन अब और एक बात यहां से समझेंगे कि सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, वर्ब की अगर हम लोग बात करें, वो ऑब्जेक्ट लेता है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, यानी वो एक ऑब्जेक्ट लेकर भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते हैं, तो उनको और एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। क्या, और एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो दो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या करते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ पाए। तो अब देखिएगा यहां से क्या कंफ्यूजन बनता है वो समझिए। यहां कुछ लोग ये कहते हैं कि पर्सन जो होगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखिएगा आई से इनडायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और जो थिंग होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह की बात की जाती है। तो देखेंगे, ध्यान रखेंगे, इस तरह की बात करने वालों से बच के रहेंगे। पर्सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ ऐसा होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। याद रखेंगे भाषा जैसे जैसे बदलता है वैसे चीजें भी बदल जाती है। भाषा के अंदर किसी भी रूल को फिक्स करके रखा नहीं जा सकता है। इसलिए आप आए दिन देखते हैं कि कोई नियम है और उसके लिए एक एक्सेप्शन की बात की जा रही है ना। बोला जाता है कि इस नियम का ये एक्सेप्शन है। समझ पा रहे हैं। तो वो एक्सेप्शन क्यों आता है, क्योंकि भाषा में कोई भी नियम फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ भी समझेंगे कि ये जो बोल दिया जाता है कि पर्सन होगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थिंग होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से कुछ बातें हम लोग समझे, उसको मैं और थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा, फिर आऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने की बात करूंगा। अब यहाँ से देखिए लिखा गया है जैसे ही प्लेड क्रिकेट, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही प्लेड क्रिकेट। अब देखिए ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेड आपका क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो देखेंगे ही एक एक्शन कर रहा है प्लेड, खेलने का। ही प्लेड वॉट, देखेंगे ये वॉट का जवाब दे रहा है ना। यानी किसी थिंग की बात करें तो वॉट से क्वेश्चन किए तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब एक चीज ये देखिएगा कि जब कोई एक्शन किसी के ऊपर हो रहा है तो या तो वो पर्सन हो या तो वो थिंग हो, कुछ भी हो जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, अगर वो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसमें और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि ये थिंग है, ये क्या है, क्रिकेट एक थिंग है, और यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन नहीं है। लेकिन अब देखिएगा लिखा गया है ही लव्स रानी, है ना। अब यहाँ देखिएगा ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये एक पर्सन है ना। और ये पर्सन है तो ये भी क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस एक्शन को डायरेक्ट कौन रिसीव कर रही है, रानी रिसीव कर रही है, यानी क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको पर्सन भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आपका थिंग भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। ये चीज आप देख रहे हैं। तो हालांकि यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही ऑब्जेक्ट जब होता है तो वो चाहे पर्सन हो या थिंग हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट हो तो देखेंगे, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तभी ये बात की जाती है कि सेंटेंस में यदि कोई पर्सन हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और यदि कोई थिंग हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। सेंटेंस में जहाँ दो ऑब्जेक्ट हो तभी ये बातें की जाती है, लेकिन वहाँ भी ये बातें सही नहीं होती है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे, इनसे बचेंगे, है ना। तो उसको हम लोग समझने के लिए हम लोग बात करें, चलिए कुछ। वो क्या, सबसे पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग समझते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, somebody, something that receives an action directly। चलिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोला गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, somebody और something, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु जो that receives an action directly, जो क्या करेगा, एक्शन को यानी कार्य को डायरेक्ट रिसीव करेगा, है ना, डायरेक्ट रिसीव करेगा। तो हम लोग देखेंगे जब एक ही ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, वहां उस एक्शन को तो वो डायरेक्ट ही रिसीव कर रहा होता है। अभी हम लोगों ने देखा, जैसे कि हम लोग बात करें, he wrote a letter, है ना, he wrote a letter। यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। अब देखेंगे ये कोई एक्शन कर रहा है और यहाँ पर देखेंगे ये इसको रिसीव कर रहा है, तो ये डायरेक्ट इस एक्शन का असर इसी पर तो है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ पा रहे हैं, क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, अ लेटर, है ना, अ लेटर, और इस एक्शन को यही तो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब समझिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, यहां भी देखेंगे, somebody, something, for what, for whom, to whom, an action is done। अब समझिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, somebody, something, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति वस्तु। अब देखिएगा क्या बोला गया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होता है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, कोई थिंग भी तो हो सकता है। क्या लिखा गया, somebody, something, है ना, for what, for whom, to whom an action is done, यानी वो व्यक्ति या वस्तु जिसके लिए कोई एक्शन किया जाता है, जिसके लिए कोई एक्शन किया जाता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखेंगे जो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसके लिए वो एक्शन किया जाएगा, जिसके लिए वो एक्शन किया जाएगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर चलिए समझते हैं, इसी को मैं फिर से बढ़ा कर लिखता हूँ, जैसे लिखा गया he wrote a letter to his father। ठीक है, अब देखिएगा सेंटेंस को मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पर आप देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है,
ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फिर से देखेंगे और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी इस सेंटेंस में आपको दो दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब बात रहा, जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनमें से कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसको पहचानने की कोशिश करें। तो देखेंगे जो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखेंगे ही रोट अ लेटर, ही रोट व्हाट, ही रोट अ लेटर, है ना। तो व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, आपका अ लेटर, यानी ये अ लेटर कौन है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि लिखने का काम किस पर, लेटर, है ना। लिखने का काम किस पर, लेटर पर, यानी इस लिखने का जो एक्शन हो रहा है किस पर हो रहा है, लेटर के ऊपर हो रहा है, यानी ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। लेकिन अब देखिएगा जिसके लिए वो एक्शन किया गया हो, जिसके लिए वो एक्शन किया गया हो या किया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ देखेंगे ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। तो यहाँ देखेंगे टू हुम, है ना, या फॉर हुम, किनको लिखा या किन के लिए वो लेटर लिखा। तो देखेंगे अगर हम लोग इनकी बात करें तो आंसर क्या मिलता है, टू हिज फादर, यानी ये इस सेंटेंस का क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टू हिज फादर। क्यों, किसके लिए एक्शन किया गया, तो उसके पिता के लिए एक्शन हुआ है यहाँ पर। तो ये समझने की हम लोग बात करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहचानना हो तो इस आधार पर हम लोग पहचानेंगे कि जिस पर डायरेक्ट एक्शन हुआ हो, जिस पर डायरेक्ट एक्शन हुआ हो वो आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जिसके लिए, याद रखेंगे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, जिसके लिए एक्शन किया गया हो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। वो पर्सन और थिंग दोनों हो सकता है। जैसे कि चलिए मैं एक एग्जांपल लिख कर दिखाता हूँ, है ना। चलिए यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ, लिखा हुआ है सी एट सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर एक थिंग दिखाई दे रहा है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो लोग यही कहते हैं ना कि जब दो ऑब्जेक्ट हो तो पर्सन यदि दिखाई दे, पर्सन यदि दिखाई दे तो वो पर्सन क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो थिंग है वो क्या होता है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है ना। लेकिन देखेंगे ये कहना गलत होता है। हम लोग देखेंगे लिखा गया है सी एट, उसने खाया, व्हाट, सैंडविच। तो देखेंगे खाने का सीधा असर किस पर, सैंडविच के ऊपर। ये व्हाट का जवाब दे रहा है और इस एक्शन को डायरेक्ट रिसीव सैंडविच कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप देखेंगे थिंग दिखाई दे रहा है ना। और आगे हम लोग देखें तो बोला गया फॉर व्हाट, किस लिए खाई, तो ब्रेकफास्ट के लिए खाई। तो फॉर व्हाट का जवाब कौन दे रहा है, फॉर ब्रेकफास्ट, है ना। तो ये इस सेंटेंस का क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखिए किसके लिए कार्य किया गया है, ब्रेकफास्ट के लिए कार्य किया, खाने का काम किसके लिए किया गया है, तो ब्रेकफास्ट के लिए किया गया है। तो जिसके लिए कोई काम किया जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ किसके लिए काम हुआ है, ब्रेकफास्ट के लिए, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, कोई पर्सन नहीं है, ये कोई थिंग ही है ना। तो ये कहना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दो ऑब्जेक्ट में से पर्सन इनडायरेक्ट और जो थिंग हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये गलत होता है ना। अब चलिए, तो ये एक बात आप देखें जिससे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझे। इनमें से आप एक शॉर्टकट तरीका भी देख सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का, वो क्या, उसको देखेंगे। आप वर्ब में व्हाट या whom से क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, और इसका जो आंसर मिलेगा आपका वो आपका क्या होगा, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। व्हाट, यदि कोई थिंग हो तो व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा, यदि कोई पर्सन हो तो whom से क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने की बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए चलिए हम लोग यहाँ लिख देता हूँ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने की बात अगर हम लोग करें तो आप फॉर व्हाट
फॉर whom, टू whom। आप इनसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। फॉर व्हाट और फॉर whom और टू whom, इनसे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। इनका जो आंसर आपको निकल कर आएगा वो आंसर ही आपका क्या होगा, आपका कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखेंगे आपको टू whom फॉर whom का आंसर निकल कर आ रहा था, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया। यहाँ देखेंगे फॉर व्हाट, है ना, फॉर व्हाट का आंसर निकल कर रहा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया, ठीक है। तो ये चीज है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरह से भी क्वेश्चन करके पहचान सकते हैं आसानी से, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ चुके होंगे और आप इसका यूज भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखने से आपको काफ़ी फायदा मिलता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो मैं उसको लिख देता हूँ, चलिए देखेंगे। चलिए तो मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ जिनको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इनमें से कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखें, लिखा गया है सी पास्ड अ पैकेट टू निक्की। चलिए देखेंगे, एक सेंटेंस ये दिख रहा है आपको, इनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है उसको आप बताइएगा। और एक सेंटेंस में आपके लिए लिख देता हूं, ही presented me a ring। तो ये दो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इनमें से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका रिप्लाई कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।